हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में। ठीक है, तो उसको देखने वाले हैं कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। जो भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये आज की वीडियो। आपका जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होता है, मैं आपको थोड़े से इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या होता है। आपका जो टोटल टाइम होता है 2 घंटे का पेपर होता है, यानी 120 मिनट का होता है। और मैक्सिमम मार्क्स यानी 300 नंबर का ये आपका पेपर होता है। 300 नंबर का किस हिसाब से होता है? 150 क्वेश्चन होते हैं इसमें टोटल। तो 150 क्वेश्चन पर हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल कितना हुए 300। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। अब 150 क्वेश्चन भी किस किस पोर्शन से आते हैं देखिए। 37 क्वेश्चन ये बटे हुए होते हैं। आपके 37 क्वेश्चन आपके किस में आएंगे? हिंदी से आएंगे। ठीक है, और अगर आपके 37 क्वेश्चन आपके जीएस से आते हैं, और 18 से 20 क्वेश्चन आपके किससे बनेंगे? मैथ से बनेंगे। और जो आपके 55 क्वेश्चन हैं वे बनेंगे आपके रीजनिंग के। ठीक है, तो इसमें रीजनिंग बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो देखिए कैसे कैसे प्रश्न आए थे यूपी पुलिस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला पोर्शन आया था आपका हिंदी का। तो हिंदी में पहला क्वेश्चन था आपके सामने, नलिन राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी यानी कमल। तो नलिन और राजीव जो है कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 2, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूर्व और उत्तर की दिशा के लिए कौन सा शब्द होगा? ईशान हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? देखिए शब्द श्रुति सम उसको बोलते हैं जो देखने में या बोलने में तो एक समान हो, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, यानी इनको होमोफोन्स आप बोल सकते हैं। देखिए प्रकृत, प्राकृत, वर्ण, वर्ण, विष, विष, शशधर, शशिधर, ये सभी आपको बोलने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग हैं। तो इसमें जो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी शशधर, शशिधर, जिसमें शशधर का मीनिंग होता है चांद और शशिधर का मीनिंग होता है शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो ये आपका वाक्य शुद्धिकरण से है। इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं, जिसमें 3 वाक्य किसी न किसी प्रकार से अशुद्ध हैं, लेकिन एक वाक्य शुद्ध होता है, उसको हमें छांटना होता है। तो इसमें बोला है शुद्ध वाक्य छांटिए। तो वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, दीन दुर्बलों को प्यार करना माना होता है। तो दीन दुर्बलों से प्यार करना माना होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। 10 बजने को 15 मिनट है, 10 बजने में 15 मिनट होता है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें बताना है कौन पुल्लिंग है। पराधीनता, अजवाइन, विहार, मुद्रिका। तो पराधीनता, अजवाइन, मुद्रिका ये सब आपके स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन विहार आपका पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो इसमें बताना है कौन सदैव एक वचन में होता है। प्राण, सोना, हस्ताक्षर या दर्शन। तो ध्यान रखिएगा प्राण, हस्ताक्षर और दर्शन ये हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं, जबकि सोना एक वचन में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो ये जो हे ईश्वर के नीचे रेखांकित अंडरलाइन किया गया है, इसमें बताना कौन सा कारक है। तो जहां पर भी ये वाला सिंबल आपको दिख जाए, हम समझ जाना ये किसका है, विस्मयादिबोधक का। तो इसमें आ जाएगा संबोधन कारक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव वे होते हैं जो संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द होते हैं। देखिए जल्दी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्सम, शांति भी तत्सम है, ताप भी तत्सम है, लेकिन काज काम का बिगड़ा हुआ रूप है जो कि तद्भव हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो बताना है इसमें सभी कौन से 2 शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल तत्सम हैं। देखिए कुम्हार और गधा, इसमें गर्दभ होगा तो गलत हो जाएगा ये। पलंग, पीला, ये भी गलत हो जाएगा।
डंडा, नाक ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन नव्य और स्वर्णकार दोनों ही तत्सम शब्द हैं, तो इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 था रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। तो रक्त रंजित समास में कौन सा समास है, यानी रक्त से रंजित, तो से का मतलब हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास, ठीक है, और तत्पुरुष में भी करण से हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कौन कब क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो क्यों कब कौन ये क्या दर्शा रहे हैं, ये प्रश्न दर्शा रहे हैं, तो आपका राइट हो जाएगा इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। मदिराल्य शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो मदिराल्य को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो मदिरा जमा आल्य हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा अवतरण चिन्ह कैसा होता है, ये जो आपका होता है ये वाला चिन्ह या ये वाला, ठीक है, एपोस्ट्रोफी वाला, तो ये हो जाएगा आपका उद्धरण चिन्ह, इसका दूसरा नाम उद्धरण चिन्ह भी है, तो राइट हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। जबकि निर्देशन चिन्ह ये वाला होगा, और कोष्ठक चिन्ह आप जानते हैं कोष्ठक होते हैं, योजक चिन्ह आपका ये डैश होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया गया है सत्सई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो गणनावाचक विशेषण, आवृत्ति बोधक विशेषण, अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण या समुच्चय बोधक विशेषण। तो ध्यान से देखिए सत्सई क्या होता है भाई, सत्सई का मीनिंग होता है 7 सही का समूह, यानी इसमें क्या हो रहा है 7 वर्ड आ रहा है, तो जहां पर भी गणना आ जाए तो वहां पर क्या कहेंगे हम नंबर 1 यानी गणनावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो ऐसे वाक्यों में क्रिया की पहचान क्या होती है, जब भी कर्ता किसी दूसरे व्यक्ति से अपना काम करवाता है, जैसे राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई या माता ने धोबी से कपड़े धुलवाए, ये सब जो है प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। तो चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय बनेगा, चिल्ला जमा आहट बन जाएगा, तो इसमें बनेगा आहट, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग हमेशा आगे आता है, तो अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग आएगा, अभी, तो राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो तिल का ताड़ बनाना का मतलब होता है छोटी सी बात को भी बड़ा चढ़ाकर बताना, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, नॉर्मल बात को या साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। परोक्ष का विलोम शब्द क्या है। तो परोक्ष का मतलब होता है जो नजर से परे हो, है ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो नजर के सामने हो यानी प्रत्यक्ष, ठीक है, तो राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। जान चली जाए पर पास पैसा न जाए, पैसे का बहुत मोह होना, पैसा ही माँ बाप दोनों, या अत्यधिक कंजूस होना। तो जान चली जाए लेकिन पैसा न जाए, तो इस वाक्य का सही अर्थ हो जाएगा चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो रस से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्रोध का क्या हो जाएगा, रौद्र। वीर रस का क्या हो जाता है, उत्साह। और विभत्स क्या हो जाएगा, जुगुत्सा। और भयानक का हो जाएगा भय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपको छंद भी बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, जिसके द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में होती हैं बच्चों 11-11 मात्राएं, और दूसरे और फोर्थ चरण में होती हैं आपकी 13-13 मात्राएं, ठीक है, तो राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। तो यमक में, उत्प्रेक्षा में, श्लेष में या उपमा अलंकार में। तो यमक में क्या होता है, एक वर्ड कई बार आ जाता है और हर बार उसका अलग होता है मीनिंग। और श्लेष में क्या होता है, एक ही वर्ड के कई मीनिंग निकलते हैं। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है, किसी से तुलना होती है, जैसे सोहत ओढ़ नील पटुक श्याम सलोने गात। और उपमा में क्या होता है, किसी समान गुणधर्म से तुलना की जाती है, जैसे हरिपद कोमल कमल से, ठीक है, तो राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। तो उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा, यमक भी नहीं होगा, श्लेष भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24।
निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो भाग का मतलब क्या होता है बच्चों? हिस्सा, बांटना, भागना या ब्याज। देखिए भाग से मतलब हो जाएगा हिस्सा, किसी चीज में भाग लेना, और किसी चीज को भाग करना है उसमें बांट दीजिए, और भाग का मतलब भागना भी होता है। तो लेकिन ब्याज जो है इसका राइट हो जाएगा, भागने का मतलब यहाँ से ब्याज नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो वह बाजार जा चुका है यानी कार्य पूरा हो चुका है, तो इसे बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल, यानी अभी अभी कार्य पूरा हुआ है, वह बाजार जा चुका है, या आसन्न भूतकाल भी हम इसको बोल सकते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है कि वह बाजार गया होगा या नहीं, ऐसे उसमें हम क्या होता है, संदिग्ध होती है, हमें संदेह होता है, वह बाजार जा चुका होगा ऐसे भी बोल सकते हैं। पूर्ण भूतकाल में क्या होता कि वह बाजार जा चुका था। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता कि वह बाजार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो जब भी ऐसे शब्द आ जाए वाच्य वाले, तो वाच्य में कैसे पहचानते हैं कौन सा वाच्य होगा? अब देखिए राम अभी सोएगा, सोने पर राम जो है इसमें कोई कर्म दिया गया है क्या? को कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। राम अभी सोएगा, राम का इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे थोड़ी ना पड़ रहा है। अगर होता राम किताब पढ़ता है तो राम का इफेक्ट किताब पर पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो डायरेक्ट ये किस में है? कर्ता द्वारा कार्य किया गया है, तो राम जो है इसमें कर्तवाच्य कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, तो अभी क्वेश्चन नंबर 27 भी है। यहाँ देखिए पैराग्राफ दिया गया था आपको गद्यांश, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपसे एक गद्यांश दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27 से 31 तक। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले आपको गद्यांश पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, उसके बाद चारों क्वेश्चन लगाने थे, ठीक है? तो गद्यांश पढ़ लेना, उसके बाद देखिए क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसमें उपयुक्त शीर्षक दीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि? ऑप्शन है उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। ऑप्शन बी, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। ऑप्शन सी, वे अपनी भाषा में लिख नहीं सकते। या ऑप्शन डी, वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन जो है राइट माने गए थे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, सुशिक्षित। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनके साहित्य को पढ़कर ये भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 31, इसी पैराग्राफ से पूछा गया है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। अब देखिए पैराग्राफ खत्म हो जाता है। अब सवाल नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो पश्चिमी हिंदी से कौन सी संबंध रखती है? इसमें बांगड़ू भाषा हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो जब भी नहीं शब्द आ जाता है यानी उस काम को हम मना करते हैं, निषेध करते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका निषेधवाचक। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची देखिए वैराग है, नहीं। भौर है, नहीं, ये भौरे का होता है। भव है, नहीं। रत्नाकर होता है, ठीक है? ये राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 35 था, मेघ मेध श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका होमोफोन्स है। देखिए मेघ का मतलब होता है यहाँ पर बादल और मेध का मतलब होता है यज्ञ, तो बादल और यज्ञ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो स्त्री जो अभिनय करती है उसको बोलते हैं अभिनेत्री, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो मानसरोवर किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी, याद होगा आपको। नेक्स्ट देखिए 38 क्वेश्चन, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत एकनाथ, संत रैदास, संत नामदेव या संत तुकाराम। तो याद रखिएगा मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत रैदास की। अब देखिए यहाँ पर आपका हिंदी का पोर्शन खत्म हो जाता है। अब उसके आगे देखिए
यहाँ पर आपका मैथ का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है 39 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैथ को देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसा आया था, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब क्वेश्चन था आपका ये 5072.19 प्लस 368.312 प्लस क्वेश्चन मार्क और प्लस 9018.618। अब इसमें आपको क्या करना था, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर ले जाते और यहाँ पर इसको घटा देते। जो भी आपका आंसर आएगा वो देख लेना मैच कर करके, वो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 40, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल मैंने आपको कराया हुआ है, जिसने HCF LCM की मेरी वीडियो देखी गई है, आप वहाँ पर जिसने मेरी HCF LCM की वीडियो देखी है वो अच्छे से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, जब भी दो संख्या अनुपात में होती हैं तो हम क्या मानते हैं उनको, 13A और 9, मतलब इसमें हम क्या कर देते हैं HCF की मल्टीप्लाई। तो देखिए 13 की गुणा जब हम 13 में करेंगे तो पहली संख्या बनेगी, और 13 की गुणा जब 9 में करेंगे तो बनेगी दूसरी संख्या। तो उसने बोला है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या इनमें ये वाली है, पहली वाली। तो 13 गुना 13 का मतलब होता है 169, तो 169 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है, तो सोहन का वर्तमान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए किस टाइप से करते हैं। आपके सामने दो व्यक्ति हैं, रोहन और सोहन, हम मान लेते हैं आर और एस। उनका वेतन जो है आपका 2:3 के अनुपात में है, और नया वेतन जो है आपका 40:57 अनुपात में है। ठीक है, 40:57 के अनुपात में है, और दोनों के जो वेतन में 2000 रुपए की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ भी 2000 लिखिए और यहाँ भी 2000 लिखिए। अब क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए, इसकी गुना इसमें करिए, इसकी गुना इसमें करिए और आपस में घटाइए। भाई 57 दूनी कितना होता है 114, इसको घटाइए, 40 से 112 यानी 120 हो गया। ठीक है, बराबर। अब इसकी गुना इसमें कीजिए, इसकी गुना इसमें कीजिए तो घटाइए। अब देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों में कॉमन ले सकते हैं 2000 को, तो आ जाएगा आपका 2000 गुना और 57 का 40 का डिफरेंस कितना बनेगा, इसमें बन जाएगा आपका 17। तो इसमें देख कितना आएगा, इसमें 114 और 120 का डिफरेंस आप कहोगे सर 6, और यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, 17 दूनी 34, यानी 34,000 जो है 6 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी चाहिए। अब देखिए सोहन का वर्तमान वेतन पूछा उसने, तो सोहन का वर्तमान वेतन कितना है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, और यहाँ से 2 से काटेंगे 2 17 दूनी 34। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका 17,000। तो 3 यूनिट की वैल्यू 17,000 है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इसमें 17,000 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है, स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए, अगर मैं करना चाहूँ, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। मान लीजिए स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स 100 हैं आपके, ठीक है, 100% हैं। मान लीजिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100% हैं। अब उसमें से जो 10 वर्ष से कम आयु के हैं तो वे कितने हैं आपके, 10 वर्ष से अधिक आयु वाले। अब देखिए इसमें कुछ वर्ष 10 वर्ष से अधिक के भी होंगे। ठीक है, कुछ बच्चे 10 वर्ष से कम के हैं और कुछ बच्चे 10 वर्ष से अधिक हैं, और कुछ स्टूडेंट्स 10 वर्ष के हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं ऐसे। अब देखिए उसने बोला है 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। अब 10 वर्ष से कम आयु के कितने हैं, 20% हैं। ठीक है, अब 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, यानी इन वाले छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या, यानी जो यहाँ पर है कि जो कि 48 है, यानी 48 संख्या है यहाँ पर, उसका 2/3 है। तो ये कितना है इसका 2/3, तो 48 का 2/3 हो जाएगा कितना, आप कहोगे सर 48 का 2/3 हो जाएगा 16 × 48 और 16 दूनी 32, तो 32 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 48 ये हो गए, 32 ये हो गए, कितने हो गए, आप कहोगे सर 70 हो गए। ठीक है, 70 स्टूडेंट टोटल हो गए।
70 नहीं 80 हो गए, ठीक है, 80 स्टूडेंट्स हो गए। अब स्कूल में छात्रों की कुल संख्या, अब देखिए 80 स्टूडेंट्स किसके इक्वल हैं भाई, 20% छात्र तो ऐसे हैं जो 10 वर्ष से कम हैं, तो 80% ऐसे छात्र होंगे जो इन दोनों के योग होगा। अब इन दोनों का योग कितना है 80, तो 80% की वैल्यू 80 के बराबर आ गई, ठीक है। तो हम कहेंगे 100% की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 100 के, ठीक है। तो इसमें पूछा है स्कूल में छात्रों की कुल संख्या, तो कुल संख्या हमने कितनी मानी थी 100%, तो यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 100, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बन जाएगा 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 क्वेश्चन, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, जो भी आपको दिया है शेष बचता है उसी संख्या को डिवाइड कर दीजिए। अब 17 से डिवाइड करेंगे 19 को, कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा, तो राइट आंसर बने जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, 17.28 भाग x बटे 3.6 गुना 0.2 बराबर 2, तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। सबसे पहले क्या कीजिए, नीचे का पोर्शन सोल्व कीजिए। यहाँ पर 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, और 72 की गुना 2 में करेंगे 144। अब देखिए यहाँ पर 2 दशमलव है, तो 2 दशमलव यहाँ पर आ जाएंगी, और बराबर यहाँ पर 17.28, और ये डिवाइड बाई x को मैं क्या लिख सकता हूँ नीचे, ठीक है। 2 पॉइंट से यहाँ पर 2 पॉइंट खत्म, और काट लीजिए इसको, 4 से काट लीजिए, 4 तिया 12 और बचे 2, 4 छक्का 24, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, बचा 1, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो और कट जाएगा 9 चौक 36 और 9 चौक 36, बचे कितने आपके 7 और 9 अट्ठे 72। अब 4 से और कट जाएगा 12 चौक 48, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ठीक है। तो राइट आंसर बन जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, 3 साझेदार हैं P, Q और R एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में से R का हिस्सा क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को किस टाइप से करते हैं, ध्यान से देखें। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूँ P की पूंजी का 2 गुना, यानी अगर P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है यहाँ से, तो अगर मैं आपसे पूछूं P अनुपात Q का रेशियो कितना हो जाएगा, P और Q का रेशियो हो जाएगा आपका 3:2, ठीक है। अब सवाल को आगे बढ़ते हैं, और उसने कहा है Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। मान ले अगर Q है तो R के 4 गुने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो Q अनुपात R कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 4:1। तो अगर मैं आपसे पूछूं P अनुपात Q तो 3:2 है, Q अनुपात R 4:1 है, तो यहाँ पर देखिए 4:1 है, तो टोटल कितना रेशियो आ जाएगा PQR का। तो इसका रेशियो आ जाएगा 3 की 4 में गुना कीजिए, 4 की 2 में कीजिए और 2 की 1 में कीजिए, तो 3 चौके 12 प्लस 2 चौके 8 और प्लस 2 एकम 2, तो टोटल कितना आ जाएगा 12 8 20 और 2 22, यानी 22 आ गया अनुपात। लेकिन उसने बोला है टोटल जो है इनकम उनके लास्ट में 27,500 है, तो 22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27,500। तो अब मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए इसको काट देंगे। देखिए 22 एकम 22, यहाँ से काटेंगे 22 एकम 22, बचेंगे 22 एकम 22 बचेंगे 5, 55 हो जाएगा, तो 22 दूनी 44, बचेंगे 11 और 22 पंजे 110, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1250 रुपये। अब आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, कुल लाभ में से R का हिस्सा बताइए। तो R का हिस्सा कितना है, यहाँ पर देखिए R की वैल्यू है 2, तो R का अनुपात है 2, यहाँ पर 1 की वैल्यू है 1250, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी डबल आ जाएगी, तो 1250 की डबल हो जाएगी आपकी 2500। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इसमें आपका ऑप्शन डी, यानी 2500। तो यहाँ पर आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी समझने में। अगर आपको अलग से इसका सॉल्यूशन देखना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी वीडियो अलग से प्रॉपर वे में लेकर आ जाऊँगा, आपको बोर्ड पर समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत दिया था 3.75, उनमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है, तो शेष 2 का औसत क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखिए 6 का औसत कितना है 3.75, तो अगर मैं इनका योग पूछूं आपसे तो 6 का योग कितना आ जाएगा, इनकी गुना हो जाएगी। भाई एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, टोटल सम,
अपॉन टोटल नंबर। तो अगर मैं आपसे सम पूछूं तो सम कैसे निकालेंगे, यानी योग एवरेज की गुना नंबर में हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो एवरेज है 3.75, नंबर है 6, तो इनका सम कितना हो जाएगा, योग 6 का। तो 6 का योग कितना हो जाएगा, 6 की गुना कर लेंगे, 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 सत्ते 42, 3 45, हासिल 4, 6 18, 18 4 22, यानी इसका जाएगा 22.5, 6 का योग टोटल। जबकि अन्य दो का, इनमें औसत है 3.2। तो अगर मैं इन दो का योग पूछूं, दो का योग कितना जाएगा, तो दो की इसमें गुना कर देंगे, 32 दूनी 64, यानी 6.4। फिर पूछा है अन्य दो का औसत 3.55 है, तो अन्य दो का योग कितना जाएगा, इनकी भी दो में गुना हो जाएगी, 3 पंजे 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 से 11, हासिल को 1, 2 3 6 और 1 7। तो टोटल देखिए हमारे पास 6 का योग तो है 22.5, अब इनमें दो का योग है 6.4, दो का योग है 7.10, तो इन चारों का योग कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर इनको ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 4 का योग, 4 का योग आ जाएगा, इसमें 4 और 1 5 पॉइंट लग जाएगा, और 6 7 13, यानी 13.5 आएगा 4 का योग। तो शेष कितनी बची है यहाँ पर, शेष 2 का कितना योग आ जाएगा, तो टोटल 6 में से इन 4 को घटा देंगे तो शेष आ जाएंगी। तो 22.5 में से 13.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 0 10 5 में से 5 गए 0, और 12 में से 3 गए बचेंगे 9, और 1 में से 1 गए 1, यानी शेष बची आपके सामने 9। लेकिन है संख्या कितनी, 2। अगर मैं उनका एवरेज निकलवाऊं आपसे, तो एवरेज क्या आ जाएगा, इसमें एवरेज आ जाएगा आपका सम कितना है 9 और नंबर कितने हैं 2, तो 2 से 9 को काटेंगे तो 4.5 इसका एवरेज आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसमें, 4.5। ठीक है, तो समझ लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 35%। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 और 6 वर्ष बाद 6690 हो जाती है, अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आया था वो आया था ऑप्शन सी, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है, 3.2 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की कीमत क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आया था वो था सी 4224। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब मैं फिलहाल आपको आंसर बता देता हूँ, अगर मैं अब सबका सॉल्यूशन कराने लग गया तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसका सॉल्यूशन हम कभी और किसी वीडियो में कर लेंगे। आप अभी केवल आंसर देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बढ़िया सवाल था टाइम एंड वर्क का। इसका राइट आंसर आया था 25:2 या 25/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। अनुक्रम 26, 20, 14, 8 डैश का 21वां पद क्या हो जाएगा। तो ये एक सीरीज है समांतर श्रेणी, इसमें 21वां पद पूछा है, फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट था आपका 53 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया था मैथ का, इसको 53 से 57 तक है, यानी इसमें 4 क्वेश्चन ऐड हैं, 5 बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये आपको एक टेबल दी गई थी, यानी बार ग्राफ, इसकी स्टडी करने के बाद इसमें से क्वेश्चन छांटने थे। तो क्वेश्चन नंबर 53 था 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो इसका जो राइट आंसर बना था वो था ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 था किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि या गिरावट क्या थी। तो इसका राइट आंसर बना था 23। ऑप्शन है क्वेश्चन है 57 नंबर का 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आया ऑप्शन ए आया था। अब देखते हैं, यहाँ से पैराग्राफ खत्म हो जाता है ये। अब आपका जो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है रीजनिंग।
ठीक है। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटा हुआ है और घटा का अर्थ जोड़ है, तो इसका मान निकालिए। तो यहाँ पर जो सिंबल दिए गए हैं गुणा, प्लस, भाग, प्लस और माइनस, ये आपको एज इट इज नहीं रखने बल्कि इसके अकॉर्डिंग रखने हैं। भाई प्लस का अर्थ भाग है तो प्लस की जगह आप भाग रखिएगा, और भाग का अर्थ गुणा है और तो गुणा की जगह भाग रखिएगा। ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले चैप्टर में जब मैं कराऊंगा तब देख लेना। अब फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59, 4 विकल्पों में से दी गई आकृति x का सही दर्पण छवि बताइए। तो एक आकृति है, ये मिरर इमेज वाला चैप्टर से पूछा गया है। इसको अगर यहाँ पर हम मिरर रख दें तो बताना है इसमें मिरर इमेज कहाँ बनेगी। तो जब मिरर बनाते हैं तो लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो ये जो आकृति है ये इस टाइप से हो जानी चाहिए, यानी ऐसे होनी चाहिए। तो पहले ऑप्शन में तो नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 60, वह वे नारेख चुनिए जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो सवाल का क्या है आपका, पति, परिवार और पत्नी। अब देखिए पति और पत्नी दोनों अलग अलग हैं लेकिन रहते दोनों परिवार में ही हैं। तो राइट आंसर बन जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है और वृत्त पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वृद्ध जो है किसको दर्शा रहे हैं, एक आयत को, और ट्रायंगल को स्वस्थ लोग दर्शा रहे हैं और पुरुष को वृत्त रखा है। अब ऐसे पुरुषों की संख्या बतानी है जो स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं, यानी स्वस्थ होने चाहिए और लेकिन वृद्ध नहीं होने चाहिए। तो वृद्ध नहीं है तो ये वाला पार्ट हटा दीजिए, ठीक है। अब ये हट गया, अब ध्यान से देखिए। अब स्वस्थ हैं और पुरुष भी हैं, तो ऑप्शन क्या बचा आपका, 3 बचा। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, 3, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। अब ये आपके सामने एक सीरीज दी गई है 8, 23, 38, 53 और 68। इसमें बताना है आपको क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं उनका डिफरेंस कर करके कि +13, +15, फिर +15, +15, +15। तो 68 में +15 करेंगे तो 83 आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, ये आपका एनालॉजी चैप्टर से है जो मैंने आपको करा दिया है। शेर का संबंध मांद से है तो खरगोश का संबंध किससे है, यानी शेर मांद में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है, बिल में। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ये भी आपका एनालॉजी का सवाल है, ये आपको मैंने कराए हुए हैं, बाकायदा वीडियो में देख लेना। BPMN का रिलेशन CQNO है तो GTPL का रिलेशन किससे होगा। तो ऐसे सवाल में करने से पहले आपको नंबरिंग डालनी चाहिए। तो नंबरिंग डालेंगे तो इसमें B पर आ जाएगा 2, ये आपका 16 और M 13 और N 14। यहाँ पर देखिए C 3 पर और Q 17 पर और N 14 पर और NO 15 पर। अब देखिए 2 का रिलेशन 17 से कैसे बन सकता है, सॉरी 3 से, 2 का रिलेशन 3 से बना है +1 होकर, 16 का रिलेशन 17 से +1 हुआ, 13 का 14 +1 हुआ और यहाँ पर 14 का रिलेशन 15 से +1 हुआ, यानी सब में ++1 हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, GTPL बताना है। तो GTPL क्या हो जाएगा, G में 1 जोड़ेंगे तो H आएगा, T में 1 जोड़ेंगे U आएगा। तो H U से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पर H नहीं है तो इसका A नहीं होगा, C नहीं होगा, H U B में है और D में है। अब P में 1 जोड़ेंगे तो Q आएगा, तो ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा, B गलत हो जाएगा। तो इस टाइप से सवाल बनते हैं। नेक्स्ट था आपका 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये आपका फिगर काउंटिंग वाले चैप्टर सवाल है, जब आएगा तो मैं कराऊंगा बिल्कुल। तो अभी फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो ये आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द ढूंढे। तो आपका वर्ड फॉर्मेशन वाले चैप्टर से है, इसको भी हम कराएंगे बाद में। तो राइट आंसर इसका बनेगा ए। अभी फिलहाल आप आंसर लगा लीजिए, जब हम सॉल्यूशन कराएंगे तो आपको एक एक सवाल में अलग से करा दूंगा।
अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? तो एक सीरीज है, यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान दिए गए हैं, यहाँ पर बच्चे ने फिल कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 69। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्रमांकित तर्क, 4 तर्क दिए गए हैं। आपको तय करना है कि कौन से तर्क मजबूत तर्क हैं और कौन से तर्क कमजोर हैं। तदनुसार प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में अपना उत्तर चुनें। यानी आपको एक कथन दिया गया है और तर्क दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन होगा। कथन क्या है? क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? तर्क क्या है? अब देखिए, तर्क आपको 4 तर्क दिए गए हैं। हाँ, इससे कार्य में कुशलता और सटीकता आएगी। और दूसरा तर्क क्या है? नहीं, यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है। और थर्ड क्या है? नहीं, कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, हमें इस पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत तर्क हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, जब उन्नत देश हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं तो भारत कैसे पीछे रह सकता है? तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता आपका। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा आपका फर्स्ट बनेगा, केवल एक वाला, यानी केवल फर्स्ट मजबूत है। नेक्स्ट है आपका, ये भी देखिए तर्क और निष्कर्ष वाले हैं। इसमें से कई सवाल पूछे गए हैं आपके कथन निष्कर्ष वाले, कम से कम 10 सवाल हैं, तो इनको ध्यान से देखने होते हैं। आप सवाल पढ़ लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इस 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 से 75 में आपको क्या दिया गया है? किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए मापदंड है। यानी जब किसी कंपनी में कोई नौकरी के लिए जाता है तो वहां पर जो चयन होता है वो किस किस बेसिस पर होता है, वो आपको ऐसे सवाल मिलते हैं देखने के लिए। ये आपको 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये इसकी उम्मीदवार के लिए मानदंड है कि न्यूनतम 65% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर या इंजीनियर हो या एमएससी एमसीए होना चाहिए। यानी ये क्वालिटीज उसमें होने चाहिए 4 तक। ऑप्शन नहीं है, ध्यान से देखना है। फिर ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है सिवाय फर्स्ट के। ये अब यहाँ पर निष्कर्ष है कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना चाहिए। अब इसके आधार पर उसने सवाल पूछा है, सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 71 कि संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है। उनका जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ था। उन्होंने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 42% अंक प्राप्त किए। अब जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। ये बहुत बड़े सवाल होते हैं, इनको पढ़ने में ही आधा तो टाइम निकल जाता है, लेकिन हम इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे जब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, मोदी जी ने 1998 में 22 साल की उम्र में 70% अंकों के साथ एमसीए किया। उन्होंने साक्षात्कार में 55% अंक और चयन परीक्षा में 55% अंक प्राप्त किए। वह 1999 में प्रोग्रामर के रूप में एक आईआईटी कंपनी में शामिल हुए और दिसंबर 2002 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में पदोन्नत हुए। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 73। तो अभी मैं पढ़ रहा नहीं हूँ सवाल को, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। 73 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आप लगा लीजिएगा। 74 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75 का जो ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का पहला ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 81 का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 का ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 84 का सी हो जाएगा। यहाँ तक देख लीजिए कितने बड़े बड़े सवाल हैं, ये कथन निष्कर्ष वाले ही हैं, मानसिक अभिरुचि वाले चैप्टर से आते हैं, तो इनको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का सी हो जाएगा। कम से कम 10 से 15 सवाल पूछे गए थे आपसे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 87। अब देखिए यहाँ पर आपसे कुछ जनरल नॉलेज के सवाल पूछे गए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले
कि एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है तो निम्न में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? तो स्टेशन हाउस अधिकारी होता है स्टेशन हेडमास्टर, ठीक है, तो राइट हेड ऑफिसर। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन नंबर, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को उल्लंघन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये वाला ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये भी एनालॉजी का सवाल है, माँ का संबंध बच्चे से है तो बादल का संबंध क्या होगा? भाई माँ जो है, बच्चा कहाँ से निकलता है? माँ से निकलता है, तो बादल से क्या निकलता है? बारिश, ठीक है। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन नंबर 90, एक निश्चित कोड भाषा में मद्रास को OWNHE लिखा जाता है, उसी कोड में संडे को क्या लिखा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। ये मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में कराया है, तो वहां देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है, अब वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो ये भी डायरेक्शन डिस्टेंस वाले चैप्टर से है, आपको मैं करा दूंगा, इनको टेंशन फ्री हो जाइए। अभी फिलहाल आंसर लगा लीजिए और इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। देखिए तोड़फोड़, उत्पीड़न, परेशान, दुख। देखिए दुख, उत्पीड़न, परेशान ये सब क्या है? दुख है, लेकिन तोड़फोड़ कोई फीलिंग नहीं है, ये क्रिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरी करेगा। तो ये भी आपका सीरीज वाले चैप्टर से है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घड़ी की सुई घूम चुकी होगी। तो ये आपका कैलेंडर और क्लॉक जो चैप्टर है वहां से पूछा गया है, उसको भी हम कराएंगे, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का छोटा भाई है, और रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो इस टाइप के सवाल जो है ब्लड रिलेशन चैप्टर होता है वहां से बनते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से कराऊंगा। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, यदि स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, इसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रम से 7वें और 9वें अक्षर से बदल दिया जाता है, तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर या तो आगे या पीछे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में है? तो ये जो है सवाल आसान सवाल होते हैं, इनको देखिए, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, हल करें 120 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 गुना 3 माइनस 40। तो ये सिंपल सवाल है, आप इसको हल कर सकते हैं। भाई 120 को डिवाइड करेंगे 3 से, 40 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 गुना 3 यानी 8 से 24, यहाँ पर आ जाएगा 24, और फिर माइनस 40 है, तो इस 40 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? तो बचेगा इस 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 24, तो राइट बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अब ये फिर से वेन डायग्राम वाला सवाल आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन बी बन जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात, सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो ये भी वेन डायग्राम वाला चैप्टर से सवाल है। तो भारत, देखिए सूरत कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है, और गुजरात कहाँ पर है? भारत के अंदर, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढे। तो मेजरमेंट, ये वर्ड फॉर्मेशन वाले चैप्टर से आ गया फिर से, तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 101 है, एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी होगी? तो ये पंक्ति वाले चैप्टर से है, इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 102,
एक घनाभ है जिसके आयाम 4 गुना 3 गुना 3 सेंटीमीटर है। आयाम 4 गुना 3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं। अन्य आयाम 4 गुना 3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं। आयाम 3 गुना 3 के विपरीत फलक हरे रंग से रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट लिया जाता है। ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 फलक रंगीन हैं? तो बहुत घुमाने वाला सवाल है, लेकिन बहुत सिंपल सा सवाल है। आपसे पूछा गया है 3 फलक रंगीन है, तो तीनों फलक रंगीन हमेशा कोनों के होते हैं। तो कोने कितने होते हैं घनाभ में? 8 होते हैं। सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला में के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है। उसे निम्नलिखित विवरण याद है। कोड अंक 5 से शुरू होता है, चलिए हमने 5 लिख लिया, और कोड 987 पर समाप्त होता है, तो लास्ट में हमने 987 लिख लिया। दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है, यानी जो दूसरा अंक है वो पहले अंक यानी 5 और 3 का योग है। 5 में 3 ऐड करेंगे तो दूसरा अंक बन जाएगा 8। तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, तो तीसरा अंक जो है दूसरे अंक का आधा है, यानी 8 का आधा 4 हो जाएगा। तो कोड क्या बन जाएगा? 584 987। तो कोड पूछा है आपसे, कोड क्या बनेगा? तो राइट आंसर बन जाएगा 584 987। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104। अभी तक यहाँ रीजनिंग ही चल रही है, ठीक है। तो रीजनिंग बहुत अच्छी खासी लेवल की आती है, कम से कम 56 या 55 सवाल आते हैं रीजनिंग के। नीचे प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद पहला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्रमांकित निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों की दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर तीनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि उनमें से कौन से कथनों में दी गई जानकारी से उचित संदेह पर से परे तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन है, पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। बिल्कुल सही बात है। अब ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है, ये भी सही बात है। अब निष्कर्ष क्या है? ज्ञान अंतःशास्त्रीय है, ये तो बात नहीं कही उसने। ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है, ऐसा भी नहीं। उसने बोला है असीमित है, पानी की तरह जिसका कोई आकार नहीं होता। ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3। नेक्स्ट है 106, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है? ये भी ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर से है, तो इसका राइट आंसर बनेगा पोती। नेक्स्ट है 107, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता हो। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन, पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर बना था वो था ऑप्शन डी, यानी 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 59 मिनट। नेक्स्ट है आपका 110 नंबर क्वेश्चन, ये भी सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला सवाल है। इसमें डिवाइड गुना भाग करनी है, जो कि आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, कर लीजिएगा। ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? थकान, रात, दिन, नींद, काम। तो सबसे पहले देखिए दिन निकलता है, यानी नंबर 3, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं? काम करते हैं दिन में, तो फिर 5 आएगा। उसके बाद थकान हो जाएगी आपको काम करके, यानी ऑप्शन 1 आ जाएगा। उसके बाद रात आएगी, यानी ऑप्शन 2, और उसके बाद आप क्या करोगे? आराम करोगे या नींद लोगे, यानी 4 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा 351 24। तो 351 24 किस में है? इसमें है, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें जो राइट आंसर बना था ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाती है अब जीएस।
अब रीजनिंग खत्म हो गई, अब जीएस आती है आपके 38 की या 37 नंबर की, उसको देख लीजिए फिर आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी। 113 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे हम विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है 114, ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से किस देश के तट पर स्थित है? तो आप सभी जानते हैं ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन 1946 की भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है 116, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई? तो इसका जो आंसर था ऑप्शन सी, हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो इसका जो राइट आंसर बना है ऑप्शन ए, चिल्का झील। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 118, बैलाडीला की पहाड़ियां बैल की कुबड़ की तरह दिखती हैं, पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो पाक जलडमरू से भारत और श्रीलंका अलग होता है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 120, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 122 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में से 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बना था वो बना था केरला। नेक्स्ट देखिए 123 नंबर क्वेश्चन, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुमार संभवम महाकवि कालिदास जी द्वारा लिखी गई कृति है। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, 23 अप्रैल। ठीक है। नेक्स्ट था 126 नंबर का क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो आप सभी जानते हैं WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है आपका 127 नंबर क्वेश्चन, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं हम शहरीकरण। ठीक है। नेक्स्ट है 128 नंबर क्वेश्चन, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकरण निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर बना था ऑप्शन बी, भुवनेश्वर, ओडिशा। नेक्स्ट था आपका 129 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे प्रदेशों या क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, बलिया। क्वेश्चन नंबर देखिए 131, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो लिंक्डइन एक एप्लीकेशन है जहां पर जॉब फाइंड आउट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो चमकीले मिट्टी के या जाएगा आपको कालीन बुनाई के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि बर्ग मकबरा सिकंदरा में है। नेक्स्ट है 134, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो यह आता है आपका हुरका बाउल। ठीक है। नेक्स्ट है 135, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एन बेसेंट। 136 क्वेश्चन देखिए, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में किस राज्य की एक पहल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका 138,
विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण को नोटबंदी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 139 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका बोलते हैं हम धृति यानी होल्डिंग। नेक्स्ट है आपका 140 नंबर क्वेश्चन। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म होती है यूपी पुलिस स्पेशल सिक्योरिटी, यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। 141 नंबर का क्वेश्चन देखिए। टका निम्नलिखित किस देश की राजधानी है, मुद्रा है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है और ढाका यहाँ की राजधानी है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 143। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, फिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 144। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा सी, गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 145। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है 146 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, कांडला बंदरगाह या दीनदयाल बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS कोबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, कोलंबो श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खां। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का और इस वीडियो का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, इटली। तो ये आपका पेपर यहीं पर समाप्त होता है। तो देख लीजिए किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आप इसकी PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।